एक डिटेल्ड मैनर में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने स्टोन एज, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट साइट्स, देन वी डिस्कस द मैप, स्पेशलिटीज, टाउन्स, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। देन वी ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेज। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वन पर्टिकुलर बिल्डिंग दैट इज द ग्रेट बाथ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कहाँ पे कॉरिडोर था, कहाँ पे सीढ़ियाँ थी। वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ ऑफ हरप्पन्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द agriculture practices of the people of Harappa. Then we discussed about their craft. We discussed about कि it was a society जो कि आपका ब्रॉन्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन चाहिए। कॉपर आता था आपका राजस्थान की खेतरी माइन से, और जो आपका टिन है प्रोबेबली वो आता होगा अफगानिस्तान से। तो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। फिर हमने टेराकोटा के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। पोर्ट्स कैसे बनाए जाते थे, हमने पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ स्पेशल स्टोन कॉल्ड जेस्पर। Then we discussed about special material called faience. Then we discussed about the craft production and the sites, कौन कौन सी जगह के ऊपर कौन कौन सा रॉ मटेरियल मिलता था। तो हमने डिस्कस किया कि लेपिस लजुली भी एक तरह का ब्लू स्टोन था, एक प्रीशियस स्टोन था जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। कार्नेलियन, स्टेटाइट, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या इनके ट्रेड लिंक्स हुआ करते थे फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ, या जो आज हमारे लिए फॉरेन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें डिस्कस करी थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द सील। ओके, तो जब हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने एक चीज़ बड़ी फोकस के साथ डिस्कस करी थी कि बहुत सारी चीज़ें हमें हड़प्पन के बारे में पता लगी हैं हड़प्पन सील्स के थ्रू, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हड़प्पन सील्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो उस समय के ऊपर मैंने ना आपको बड़े ब्रीफली ये चीज़ बताई थी कि हड़प्पन सील्स का मतलब होता है हड़प्पन स्टैंप्स, ठीक है। अब अगर हम भी बोलते हैं कि इसमें मोहर लगा दो, तो सील का अगर आप हिंदी में मतलब ढूंढोगे तो सील का मतलब वही होता है मोहर, ठीक है, स्टैंप लगा दो। तो ये एक्चुअल में जो स्टील का मेन पर्पस था जो हम समझ पाए हैं, हो सकता है ऐसा कोई बड़ा पर्पस भी हो, लेकिन जो हम सील का पर्पस समझ पाए हैं वो तो यही था कि ये मोहर थी, ठीक है। हड़प्पन की जो सोसाइटी थी वो एक ट्रेडिंग सोसाइटी थी। वो बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, और उस व्यापार के लिए कई बार उनको अपना सामान दूर दराज इलाकों में भेजना पड़ता था, ठीक है। तो कई बार खुद जाते रहे, कई बार अपना सामान किसी और के हाथ भिजवा दिया करते थे सामान बेचने के लिए। तो कौन सा सामान किसका है उसकी पहचान कैसे होगी, तो ये सील्स का इस्तेमाल होता रहा। सपोज आपने कोई सामान का पैकेज है, उस सामान के पैकेज के ऊपर आपकी सील है, आपकी मोहर है। इसका मतलब क्या है कि वह सामान आपका है, आपका सामान इससे आइडेंटिफाई होता था। और आजकल भी हम देखते हैं कि जैसे निम्बस डिफेंस अकेडमी है, इसका अपना एक लोगो है, ये हमारी पहचान बन चुकी है। तो उस समय के ऊपर भी जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो आपके ट्रेडर्स होंगे, उनकी भी अपनी अपनी मोहर होती होंगी। तो हमें बहुत सारी सील्स के बारे में पता लगा, और उन सील्स के ऊपर बहुत तरह की कलाकृतियां हुआ करती थी, ठीक है। तो हड़प्पन सील्स के बारे में सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी है कि इसका पर्पस क्या था। तो हम तो यही समझ पाए हैं कि प्रोबेबली ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और ट्रेड में हेल्प करते होंगे, ठीक है। और जो भी सामान को भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा, ये हम आज तक समझ पाए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेजोरिटी ऑफ सील्स हैं ये बनी होती थी आपके एक पत्थर की, जिसको हम कहते हैं स्टेटाइट। क्या कहते हैं इसको, हम स्टेटाइट कहते हैं। तो स्टेटाइट क्या होता है, स्टेटाइट होता है आपका एक सॉफ्ट रॉक। अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसी रॉक के ऊपर तो आप कलाकृतियां बना पाओगे। एक हार्ड रॉक के ऊपर आप कैसे कलाकृतियां बना पाओगे, ठीक है। आपने कोई नक्काशी करनी है, आपने कुछ बनाना है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ सॉफ्ट रॉक। तो स्टेटाइट एक सॉफ्ट रॉक होता था, ठीक है। कहाँ मिलता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सॉफ्ट रॉक के ऊपर ये बनाई जाती थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारी सील्स ना बड़ी हाई लेवल की, हाई दर्जे की सील्स भी हुआ करती थी। कुछ सील्स में आपका आइवरी का मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कुछ आपकी कॉपर सील्स भी मिली हैं आपको, कुछ ब्रॉन्ज भी हैं और कुछ गोल्ड भी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ सील्स, ठीक है, जो मेजोरिटी है वो किससे बनती थी आपकी, वो बनती थी स्टेटाइट से। और स्टेटाइट क्या होता है, आपका एक सॉफ्ट रॉक होता है। अब हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं, ठीक है। और इन सब सील्स के अंदर सबसे पॉपुलर सील जो है उसको हम कह पाए हैं पशुपति सील। तो हमें एक सील मिली है, ठीक है, हमें एक स्टैंप मिली है जिसको हमने नाम दिया है पशुपति सील। ये नाम हमने दिया है, हड़प्पा के लोग इसको क्या कहते होंगे हमें नहीं पता, ठीक है। इस पशुपति सील के ऊपर हमें क्या देखने को मिला है
ठीक है, पहली बात तो यही है कि एक स्टेटाइट की बनी हुई सील है, ये आइवरी या में कोई महंगी वाली सील नहीं है, ठीक है, ये एक स्टेटाइट की सील है और इसके ऊपर एक ह्यूमन फिगर बनाया गया है। अब देखो हम इसको ह्यूमन फिगर कह रहे हैं, लेकिन अगर आप दिखोगे या कई जगह के ऊपर जो लिखा गया है इसके बारे में, उसमें यह कहा गया कि इट इज ह्यूमन लाइक फिगर। अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, लेकिन आप यही समझ पाओगे कि जो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है इट इज ह्यूमन लाइक, इट इज नॉट ह्यूमन फिगर, ठीक है, ह्यूमन के जैसा दिखता है, ठीक है। और इसमें ना बेसिकली ये जो ह्यूमन लाइक फिगर है, इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यार एक आम आदमी की तो कोई सील नहीं बनती होगी, किसी आम आदमी को बना दिया, और ये ह्यूमन लाइक फिगर है, ह्यूमन फिगर नहीं है, यानी कि इसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ना कुछ इसकी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जो इंसानी तो नहीं लगते, जो दैवीय लगते हैं, जो देवताओं वाले फीचर्स लगते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया है कि ये सील क्या होगी, दिस सील और दिस स्टैम्प वाज पॉसिबली डेडिकेटेड टू अ गॉड, कि गॉड को बनाया गया है, मतलब एक स्टैम्प के ऊपर गॉड को बनाया गया है, और वो जो गॉड है वो क्रॉस लेग्ड, ठीक है, मतलब एक योगिक पोस्चर होता है ना, देखा होगा आपने बाबा रामदेव बैठते हैं जब योगा करने के लिए, तो कैसे चौकड़ी मार के पैरों को क्रॉस लेग्ड बैठते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आपका क्रॉस लेग्ड फिगर। और कहते हैं कि पशुपति इज द नेम ऑफ द डाइटी, जो भगवान है, भगवान को हमने क्या नाम दिया है, पशुपति दिया है। अब इसका नाम पशुपति क्यों दिया है, क्योंकि ये जो फिगर है, इस फिगर के आसपास बहुत सारे जानवर थे, ठीक है, तो ही इज डिपिक्टेड, इस सील में ये जो आपके ह्यूमन लाइक फिगर हैं, जो आपके डाइटी हैं, इनको बताया गया है कि इन्होंने एक 3 हॉर्न्ड हेडगियर, यानी कि एक मुकुट पहना हुआ है, उस मुकुट के ऊपर 3 सींग है। कितने सींग है, 3 सींग है, एक मुकुट पहने जिसके ऊपर क्या है, 3 सींग है, और ये एक सिटिंग क्रॉस लेग्ड, या जिसको आप कह सकते हो ये एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं, एंड ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। जस्ट बिकॉज ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स, हमने इसको क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया पशुपति सील, पशु, ठीक है, पशु किसके आसपास होंगे, अपने रखवाले के पास होंगे, ठीक है, तो ये पशुओं को संभालते होंगे, तो इसको नाम दिया पशुपति। और कौन कौन से जानवर हैं, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, एक आपका हाथी है, एक आपका टाइगर है, एक आपका राइनोसोरस है, और एक आपकी बफेलो है। इसके अलावा 2 एंटेलोप्स, यानी कि आप सिंपली इसको कह सकते हो 2 हिरन, यानी कि 2 डियर्स भी हैं। तो 5 जानवर हैं यहाँ पे, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड डियर्स। तो 5 जानवर हैं, आपको इस चीज के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब ये जो आपके पशुपति हैं, इनको एक और नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है प्रोटोशिवा। अब देखो हिंदू कल्चर में भी ये माना जाता है, या जो कल्चर बाद में डेवलप होगा उस कल्चर में ये माना जाता है, ठीक है, कि जो शिवजी हैं वो इंसानों के भगवान तो हैं ही हैं, लेकिन इंसानों के भगवानों से पहले, इंसान के भगवान होने से पहले वो पशुओं के भगवान है, ठीक है। तो और शिवजी भी जो हैं, शिवजी को भी हम एज अ योगी समझ पाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक सील मिली है जिसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, और वो योगिक पोस्चर में बैठे हैं, तो काफी सारे लोगों ने कहा है कि हो सकता है कि शिवा को इमेजिन करने का ये एक प्रिमिटिव रूप हो, मतलब धीरे धीरे शिव जी की मूर्तियां बहुत अच्छे से बनेंगी, जैसे आज हम देखते हैं मोहित रायना को, ठीक है, शिव जी के रूप में। तो ये जो जितनी भी आपकी तस्वीरें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, तो कहते हैं जब हम पहले समय के ऊपर शिव जी को इमेजिन करते होंगे, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटो शिवा, तो वो प्रोटो शिवा इनको नाम दिया गया, वो यही होगा शिव जी का रूप, और धीरे धीरे डेवलप हुआ है। क्या ये सच है, क्या ये 100 आने सच है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये हमारी एजम्पशंस हैं, और इन्हीं एजम्पशंस को आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, और इन्हीं एजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे पूछते हैं पशुपति सील के ऊपर, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रोटोशिवा सील के ऊपर, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है, ठीक है, पहली जो चीज आपको याद करने वाली है वो तो है आपके लिए होमवर्क, कि पशुपति की सील मिली कहाँ पे है, ठीक है। इन कमेंट्स यू विल टेल मी कि पशुपति की सील एक्चुअल में मिली कहाँ पे, कौन सी हड़प्पन साइट में मिली है, और इसके अलावा इस सील में जो व्यक्ति हैं वो कौन से पोस्चर में बैठे हैं, क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने मुकुट पहना है जिसमें 3 सींग हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एनडीए, सीडीएस एज वेल एज मेनी अदर एग्जाम्स ऑफ एसएससी एज वेल, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं स्पेशली इस सील के ऊपर। तो होपफुली
दिस पार्ट इज क्लियर एंड दिस इज द ओरिजिनल पशुपति सील। आप देखिए यहाँ पे 3 सिंह दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मूर्त है, मतलब इसलिए मैंने कहा कि इट इज गॉड लाइक नॉट गॉड, ठीक है। और यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और इनके आसपास जानवर हैं, ठीक है। तो बफेलो भी है, टाइगर भी है, डियर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ऊपर देखोगे तो अगर आप देखोगे तो आप एलिफेंट भी है। एक्चुअली राइट नाउ आई एम वेरी मच क्लोज टू दिस इमेज, तो मेरे को तो ये इमेज थोड़ी पिक्सलेटेड दिख रही है। तो अगर आपको जब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे जो जानवर हैं आप उनको बेटर आइडेंटिफाई कर पाओगे, बेटर आप उनको पॉइंट आउट कर पाओगे। दिस इज द ओरिजिनल इमेज ऑफ द पशुपति सील, ठीक है। दिस इज हाउ दिस सील वाज फॉर्म्ड। और एक चीज हमें यहाँ पे एक और से समझने को मिलती है कि जो भी हमारी यहाँ पे सील्स हुआ करती थी ना, जो भी हमारे यहाँ पे स्टेम्स हुआ करती थी, वो स्टेम्स एक्चुअल में बनती तो स्टेटाइट के पत्थर के ऊपर थी, लेकिन इनकी शेप क्या हुआ करती थी? तो जो इनकी शेप है वो है स्क्वायर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर। और मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि सिलेंड्रिकल सील्स कहाँ मिलती थी। सिलेंड्रिकल सील्स आपकी मेसोपोटामिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इंडिया की जो सील्स थी उसकी शेप स्क्वायर टू रेक्टेंगल हुआ करती थी और बनती किसके ऊपर थी? ये बनती थी आपके स्टेटाइट नाम के पत्थर के ऊपर। कुछ आपको आइवरी सील्स भी मिलती थी, कुछ आपको बाकी कॉपर की प्लेट्स पे भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन सबसे जो कॉमन चीज़ थी, जो सबसे नॉर्मल चीज़ थी, वो थी आपकी स्टेटाइट की सील। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सील है आपके पास, वो है आपकी यूनिकॉर्न सील। अब देखो इसको हम यूनिकॉर्न सील कह देते हैं, ठीक है। और यूनिकॉर्न कैसा जानवर है? यूनिकॉर्न आपका एक ऐसा जानवर है जिसके मतलब एक घोड़े के जैसा एक फिगर है आपका, घोड़े जैसा जानवर है जिसके माथे के ऊपर एक सींग है। हम इमेजिन करते आए हैं और हम इसको दैव्य जानवर मानते हैं कि देवताओं का जानवर है ये। और कई बार हम ये भी मानते हैं कि पंख भी होते हैं इसके, ठीक है। कई कल्चर्स में यूनिकॉर्न की बात की गई है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न इज जस्ट लाइक एनी अदर हॉर्स, बट उसके सर के ऊपर क्या होता है? एक सिंगल सिंग होता है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न लाइक सील्स भी आपको देखने को मिली। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो यूनिकॉर्न सील है ये आपको एक जगह के ऊपर देखने को नहीं मिली है, ये आपको देखने को मिली है मल्टीपल जगह के ऊपर, ठीक है। तो राइट नाउ लाइक वी आर इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के पास ही एक हड़प्पन साइट है आपकी जिसको हम कहते हैं रूपनगर या रोपड़, ठीक है। तो रोपड़ में भी आपको एक यूनिकॉर्न सील मिली है। और अगर आप भी नॉर्थ के हो तो रोपड़ में आपको एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजियम है जहाँ पे आप चाहो तो इन चीज़ों के बारे में देख सकते हो, क्योंकि रोपड़ भी एक बहुत बड़ी हड़प्पन साइट रह चुकी है। तो अगर आप उस म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या बर्तन मिले, ठीक है, कैसे मटके मिले, कैसे घर थे, कैसी ईंटें थी, उन सब चीज़ों को म्यूजियम में बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट समटाइम्स, ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं कि म्यूजियम्स आर समहाउ बोरिंग, बट जहाँ पे भी आप कुछ नया सीख रहे हो ना, यू विल नेवर फाइंड कि मतलब कोई चीज़ बोरिंग है। मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्ट से सुन रहे हो और आप पहली बार इन चीज़ों को सुन रहे हो तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे हु आर गेटिंग अमेज्ड कि नहीं यार, हम सोचते हैं कि हम एडवांस है और आप इन लोगों को देखो हाउ एडवांस दीज पीपल आर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाए, आप वहाँ विजिट करो, आपको कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करें, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो वी ऑल्सो नो कि द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू लर्न प्रैक्टिकली। तो कभी मौका मिले तो पक्का जाना आप, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न सील होगी, मल्टीपल जगह के ऊपर आपको देखने को मिली है। और ये भी आपकी स्टेटाइट की है। आप देखो आपको सील्स बता रहा हूँ मैं, देखो ये सॉफ्ट पत्थर है, इसीलिए ऐसी नकाशी ऐसी कार्विंग की कर पाए हैं हम, ठीक है। ऐसी कार्विंग हम तभी कर पाए हैं, ओके। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला है स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। तो मैं एक चीज़ आपके लिए यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, तो हर लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है डायलेक्ट और एक होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। वी कैन बी टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज एंड फॉर एनी लैंग्वेज देर आर टू पार्ट्स, वन इज द डायलेक्ट पार्ट एंड वन इज द स्क्रिप्ट पार्ट, ठीक है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायलेक्ट पार्ट, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भाषा को बोलने का तरीका, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को बोलने के भी कई तरीके हैं ना। जैसे
यूपी के लोग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं, बिहार के लोग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं, हमें समझ आ जाती है, लेकिन थोड़ा तो तरीका है बोलने का। यहाँ पे मैं तू करते हैं, वहाँ पे हम और तुम करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। कहीं पे हमारा मतलब फ़र्क होता है हिंदी भाषा में भी, भले ही आपकी हिंदी कॉमन है। और आप वही हिंदी देखो गुजरातियों की या मराठियों की आप हिंदी देखो, तो देयर इज अ डिफरेंस और नॉट, ठीक है। तो एक भाषा को बोलने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें पहाड़ियों की, तो पहाड़ी में जो भाषा कौन सी होती है आपकी, डोगरी भाषा होती है। लेकिन डोगरी भाषा को एक ही स्टेट में बोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो भाषा को बोलने के जो तरीके होते हैं उसको हम कहते हैं डायलेक्ट, और जो उसको लिखने का तरीका होता है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। तो हड़प्पा के लोग क्या बोलते होंगे वो तो उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम उनकी आवाज़ तो कभी सुन ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन हड़प्पा के लोग लिखते ज़रूर थे, और हड़प्पा के लोग लिखते थे इसलिए हम इसको प्री हिस्ट्री नहीं कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहाँ पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, बट हमें पढ़ना नहीं आता, तो इन लोगों ने लिखा, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा, ठीक है। लेकिन आज तक ये हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है, ठीक है। तो इनकी स्क्रिप्ट के लिए ना हम एक वर्ड यूज करते हैं, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कोडेड हो। ये कोड है हमारे लिए, हम इस कोड को डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है। क्या लिखते थे ये हमें पता है, क्या लिखते थे ये हमें नहीं पता है। और जो इनका लिखने का तरीका है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है वो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा आपसे, कि वाई गेटिंग टू नो अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट इज सो डिफिकल्ट। अब आप देखिए कि डायलेक्ट पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उस समय के ऊपर कोई रिकॉर्डर तो होगा नहीं, ठीक है। अब जर्मन भाषा कैसे बोली जाती है, हम सुन लेते हैं ना, हम सुन लेते हैं कि जर्मन भाषा कैसे बोली जाती है, फ्रेंच कैसे बोली जाती है। इंडिया में बैठे बैठे आप फ्रेंच सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, उसका डायलेक्ट भी अवेलेबल है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है सिर्फ स्क्रिप्ट से पता लगाना। लेकिन फिर भी कई भाषाएं होती हैं। अब होता क्या है ना कि आज की जो हिंदी है ना, वो भी डेवलप होकर आज की हिंदी बनी है, और 15-20 साल बाद जो हिंदी चल रही होगी यहाँ पे उसका अलग रूप होगा, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि जिस तरह की भाषा तुम इस्तेमाल करते हो हम तो इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं वो उनके पेरेंट्स इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो भाषा ना बहुत जल्दी मॉडिफाई होती रहती है, तो डायलेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो भाषा को होता क्या है कि जो आज की भाषा है उसने किसी और भाषा से रूप लिया है। जैसे हिंदी ने संस्कृत से रूप लिया है, और संस्कृत ने प्राकृत से रूप लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भाषाओं को अगर मैच करके देखते रहोगे तो हो सकता है कि आप किसी और भाषा तक, एंशंट भाषा तक आप पहुंच जाओ। तो एंशंट इंडिया में पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं हुआ करती थी, उसको हम पढ़ पाए हैं। क्यों? क्योंकि पाली और प्राकृत का रिलेशनशिप आपको मिल गया संस्कृत के साथ या चाइनीज के साथ, ठीक है। तो आपने उसको डिकोड कर लिया। लेकिन जो हड़प्पाओं की जो स्क्रिप्ट थी, इस स्क्रिप्ट का रिलेशन आपको किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के साथ आज तक तो देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कुछ मिल जाए बाद में, या कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए, कुछ मोल्ड कर दे, कुछ तकनीक लगाए, लेकिन आज तक तो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक अनडिसाइफर्ड है। हमें नहीं पता कि ये लोग क्या लिखते थे ये पता है, लेकिन क्या लिखते थे हमें ये नहीं पता। अब अगर किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, चलो आपको मैं एक और चीज यहां बता देता हूं। देखो, आपको मैंने डायलेक्ट बताया, स्क्रिप्ट बताया, आपको मैं साथ में एक और वर्ड समझाता हूं। एक वर्ड है आपका इंस्क्रिप्शन जो ऊपर लिखा हुआ है, एक वर्ड है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। अब एंशिएंट समय के ऊपर कुछ भी लिखा जाता था तो या तो उसको कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट, या तो उसको हम कहते थे इंस्क्रिप्शन। अगर एंशिएंट समय में कोई भी चीज या कोई भी पुरानी चीज आपकी लिखी गई है और वो लिखी गई है सॉफ्ट सरफेस के ऊपर। अब सॉफ्ट सरफेस क्या हो गया? सॉफ्ट सरफेस हो गया लंबे चौड़े पत्ते, ठीक है, पीपल का पत्ता, पाम का पत्ता, ये सब बहुत लंबे और चौड़े पत्ते होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया था। या कई बार पेड़ की एक पतली सी छाल निकाल के या एक पतला सा लेयर निकाल के, स्किन निकाल के हम उसके ऊपर लिखते थे। तो जो भी चीज़ आपकी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखी गई है उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और जो भी चीज़ आपकी गोद के लिखी गई है, मतलब खुरेद के लिखी गई है, और खुरेद की चीज़ कहाँ लिखी जाती है? आप कभी अपनी कॉपी में लिखते हो खुरेद के? खुरेद के कहाँ लिखते हो आप? बेंच पे, है ना, लिखते हो स्कूल के बेंच के ऊपर। तो जो आप बेंचेस पे लिखते हो उसको आप खुरेद के लिखते हो। तो बेंचेस पे लिखना क्या हो गया? इंस्क्रिप्शन। और नोटबुक पे लिखना क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो ये इतना पुराना समय है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ये 5000 साल पुराने समय की हम बात कर रहे हैं। हाउ कैन ए थिंग विच इज 5000 ईयर ओल्ड written on a soft surface can survive? It is not possible.
हो सकता है सॉफ्ट सरफेस के ऊपर भी लिखते होंगे, तो वट एवर दे हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। लेकिन ये लिखने के बहुत ज़्यादा आदी नहीं हुआ करते थे, बहुत छोटी इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, और जो आपकी लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन भी है उसमें सिर्फ 26 साइंस हैं। 26 साइन मतलब वही आप लगा लो A to Z, इन्होंने A to Z लिख दिया, वो सिंबल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, ठीक है। ऑप्शन में क्या आ सकता है, लॉन्ग स्क्रिप्ट हुआ करती है, नो लॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी, शॉर्ट स्क्रिप्ट हुआ करती थी। जो सबसे लंबी स्क्रिप्ट भी है वो भी कितने की है, 26 साइंस की है। अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो इनका लिखने का तरीका था, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे एक है आपका लोगोसिलेबिक। अब लोगोसिलेबिक वर्ड का मतलब क्या होता है, लोगोसिलेबिक वर्ड का मतलब होता है कि ये जो लोग थे आपके, ठीक है, इनकी एक सिंबल का मतलब एक वर्ड हुआ करता था। अब जैसे हमें पता है कि हम कुछ अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तब जाके एक शब्द बनता है, CAT कैट, ठीक है, BAT बैट, DOG डॉग। तो हम कुछ अल्फाबेट्स को मिलाते हैं, हम कुछ सिंबल्स को मिलाते हैं, उन सिंबल्स को हम अल्फाबेट्स कहते हैं, और उस सिंबल से हमारा एक वर्ड बनता है। अब इनका ये कहना था कि A अपने आप में एक वर्ड है, C अपने आप में एक वर्ड है। C का मतलब कैट, A का मतलब एप्पल, ठीक है। तो ये है इनका मतलब जब ये कहते हैं लोगोसिलेबिक। यानी कि हो सकता है कि सपोज इन्होंने एक सिंबल बना दिया ऐसा, इस सिंबल, ये कोई सिंबल नहीं है, ये कोई किसी किसी बड़े शब्द का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द है। हर एक सिंबल अपने आप में कोई लॉजिक रखता है, अपने आप में कोई ना कोई मतलब रखता है, उसको हम कहते हैं लोगोसिलेबिक। तो हो सकता है कि लिखा बहुत कुछ हो, लेकिन 26 सिंबल्स में इतनी बड़ी बात कह दी हो, ठीक है। 26 सिंबल्स के अंदर इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि हर एक सिंबल का अपना मतलब है। अगर आप देखोगे 26 सिंबल्स या 26 साइंस, तो 26 साइंस में हो सकता है कि हम एक ही लाइन बोल पाए, ठीक है, कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पे, 26 सिंबल्स खत्म हो गए। लेकिन क्योंकि अगर आपके हर एक सिंबल का मतलब एक वर्ड है, तो बहुत लंबा जा सकता है ये, ठीक है। और याद रखना कि जैसे हम तो, एक चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं, हमें ना इंग्लिश का ABCD अच्छे से याद है, लेकिन हमें हिंदी की वर्णमाला याद नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो कितने सिंबल हैं, 50 सिंबल्स हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इंग्लिश की, तो सिर्फ 26 हैं। तो हमसे 50 के करीब सिंबल्स याद नहीं हो रहे, ठीक है। और इनके तो कितने थे, इनके तो 375 से लेकर 400 के बीच सिंबल्स हमने सोचे हैं, ठीक है, कि 400 तक सिंबल्स होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको डिसाइफर करना। अब सोचो ना कि अगर आप रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, जितना छोटा वर्ड होगा उतना जल्दी आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको 500 सॉरी आपको 375 से लेकर 400 तक सिंबल्स को डिकोड करना है, और ऐसी कोई मॉडर्न भाषा भी नहीं जिससे आप इसको रिलेट कर सको। तो इसको डिसाइफर करना एक्चुअल में बहुत, मतलब ज़रूरी तो है ही है, बट मुश्किल बहुत है, ठीक है। हो सकता है कि जो भी हमारी परसेप्शन हो हड़प्पा के लोगों के बारे में, वो बिल्कुल चेंज हो जाए जब हम इनके स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर ले। बट आज तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और जहाँ तक मेरा नोन है कोई कर भी नहीं रहा है इसके बारे में कोशिश, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं है ना, बहुत पुराना है यार ये, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपके लिए सही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे बताया गया है कि इनकी स्क्रिप्ट बोस्ट्रोफेडोन है, और कहीं पे बताया गया कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अब देखो, अगर ये एक पेज है और इस पेज के अंदर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट टू राइट। हम क्या लिख रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। और अगर इसी पेज में मैं लिख रहा हूँ उर्दू, तो उर्दू तो ऐसे लिखते हैं, तो उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। तो कहते हैं कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ऐसा कहती है NCERT। क्या कहती है NCERT, कि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन जैसे उर्दू लिखी जाती है। लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसा भी कहते हैं कि ये बोस्ट्रोफेडोन थी। अब बोस्ट्रोफेडोन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोस्ट्रोफेडोन का मतलब है कि अगर आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो आप एक लाइन लिखोगे ऐसे, अगली लाइन लिखोगे ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, ठीक है, ऑल्टरनेट रोज में आप लिखोगे। तो बोस्ट्रोफेडोन भी कहते हैं कुछ सोर्सेज आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी कहते हैं उर्दू जैसे। तो NCERT क्या कहती है इसको, राइट टू लेफ्ट। तो बोस्ट्रोफेडोन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना कर जाओ कि जो भी स्क्रिप्ट आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है,
सॉरी, जो भी स्क्रिप्ट आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, कहीं आप उसको पोस्ट ऑफ एडोन ना कह दो। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको कहीं पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि टू डिफरेंट लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम टू ऑल्टरनेट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये कुछ बातें आपको हड़प्पा के स्क्रिप्ट के बारे में याद रखनी है। सिंबल्स बहुत सारे थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस लंबी नहीं हुआ करती थी, लोगो सिलेबिक नीचे था। चाइनीज भी लोगो सिलेबिक है, चाइना भी बहुत मुश्किल है आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका वेट्स एंड मेजर्स। अब ना हड़प्पा के लोग जितना ज़्यादा हम सोचे जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमें ये कंफ्यूज तो नहीं, बट हमें अमेज करते जाते हैं बार बार कि क्या इतना डेवलप्ड था। तो इन्होंने चीज़ों को नापने के लिए और चीज़ों को तोलने के लिए अपनी प्रॉपर तरीके से क्या बना रखी थी, एक स्केल बना रखी थी। क्या बना रखी थी? अपनी एक स्केल बना रखी थी। इसका मतलब है कि इनके पास एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था वेट्स और मेजरमेंट्स का। ठीक है, और वेट्स और मेजरमेंट क्या होता था, ये पत्थर का जैसे होता है ना, हम भी क्या करते हैं, जैसे आज तो आपकी डिजिटल मशीन्स आ गई हैं, लेकिन 4-5 साल पहले तो क्या था, तकड़ी या तोलते थे ना आप, एक तरफ पत्थर रखा, एक तरफ सामान रखा और बराबर तोल के देख लिया। ऐसे तो हम तोलते हैं चीज़ों को। तो ये इनके भी ना वेइंग स्टोन्स हुआ करते थे, और जो वेइंग स्टोन्स हुआ करते थे ये कौन से पत्थर से बनते था? चर्ट। अब याद रखना है, वेइंग स्टोन कौन से पत्थर से बनता था? चर्ट नाम के पत्थर से बनता था। और ये क्यूबिकल शेप के हुआ करते थे, जैसे हमारे राउंड शेप के होते हैं, इनके उधर क्यूबिकल शेप्स, और ऊपर नहीं लिखा होता था कि कितना किसका वेट है। ठीक है, तो ये चीज़ों को तोलने के लिए स्पेशली इन्होंने क्यूबिकल स्टोन्स रखे थे। कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन हमें पता है कि वह चर्ट से बने थे और वह तोलने के काम आते हैं। ठीक है, और याद रखना कि अगर कुछ छोटे क्यूब थे, कुछ बड़े क्यूब थे। ठीक है, और जो भी छोटे क्यूब थे वो बाइनरी थे। जो भी छोटे क्यूब थे वो क्या थे? बाइनरी थे, यानी कि पूरा फुल नंबर था। तो बाइनरी में आप देखो ऐसे शुरू होता है, कोई 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ठीक है, ऐसे लेते लेते 12,800। जो भी छोटी चीज़ें हैं उसको नापने के लिए भी आपका एक सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, और बड़ी चीज़ों को नापने के लिए भी आपका एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था। तो आपको तो सिर्फ इतना ही याद करना है यहाँ पे कि जो भी छोटी चीज़ें थी, छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए जो आपके पत्थर थे उनका जो रेशोज हुआ करते थे, उनके रेशोज कैसे हुआ करते थे? बाइनरी। यानी कि अगर एक पत्थर की यूनिट 1 है, हो सकता है कि ये 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, तो एक पत्थर अगर 100 ग्राम का है तो अगला पत्थर 200 ग्राम का होगा, फिर अगला पत्थर 400 ग्राम का, फिर 800 ग्राम का, फिर 1600 ग्राम का। ठीक है, तो फिर 3200 ग्राम का। तो मतलब छोटी यूनिट्स ऐसे चलती थी, बाइनरी। ठीक है, और जो आपकी हायर यूनिट्स हुआ करती थी ये डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, अब इनका जो वेइंग सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस करूंगा कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो छोटी चीज़ें तोलने के लिए जो आपके वेट्स हुआ करते थे वो वेट्स बाइनरी हुआ करते थे, और जो भी हैवी चीज़ों को तोलने के लिए जो आपके वेट्स हुआ करते थे वो आपके डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, हो सकता है 12.5, ठीक है, 13.5, ठीक है, 25.5 डेसिमल सिस्टम। तो जो बड़ी चीज़ों को तोलने के लिए इनके जो वेट्स हुआ करते थे वो डेसिमल सिस्टम भी फॉलो करते थे, लेकिन छोटी चीज़ों को नापने के लिए इनका सिर्फ बाइनरी यानी कि कंप्लीट नंबर, नो डिजिट्स, मतलब पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए कि वेट्स हुआ करते थे, क्यूबिकल शेप के हुआ करते थे, ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है, चर्ट नाम का पत्थर इस्तेमाल होता था, और जो भी स्मॉल यूनिट्स थी उसके लिए किसका इस्तेमाल हुआ करता था? बाइनरी नंबर का इस्तेमाल होता था। बाइनरी नंबर के बेसिस के ऊपर वेट्स बनाए गए थे, और जो भी आपका हैवी सामान हुआ करता था या जो भी आपके बड़े बड़े वेट्स हुआ करते थे उनके लिए डेसिमल सिस्टम का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब कौन सा पत्थर कितना केजी का कितना ग्राम का है वो हमें नहीं पता है, ना हमें जानने की ज़रूरत है। हम सिर्फ डेसिमल सिस्टम बोल रहे हैं और हम सिर्फ बाइनरी सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, आप कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हो कि आपको प्रॉपर डिटेल में इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यू कैन जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। तो अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा के रूलर्स के बारे में। ठीक है, अब वैसे तो हमें ये एक मूर्ति मिली है, ठीक है, और इस मूर्ति को नाम दिया गया है प्रीस्ट किंग। अब इसको प्रीस्ट किंग हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि प्रीस्ट किंग नाम का एक फिगर आपका मिला था हमें मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया में हमें कुछ मिल गया मिलता जुलता, तो वहाँ पे भी हम किसी एक पोस्ट को प्रीस्ट किंग कहा करते थे, तो हमने बोल दिया अगर यहाँ का भी कोई रूलर होगा उसको प्रीस्ट किंग बोला करते होंगे। तो ये हमें एक प्रीस्ट किंग का फिगर मिला है।
अब आपने मेरे को बताने की कौन सी जगह से प्रीस्ट किंग का फिगर मिला है। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। तो पहली बात तो आपने याद रखना है कि हड़प्पा का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मिटी। तो अगर कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी है, यूनिफॉर्म भी है, इसका मतलब कोई तो उस सिस्टम को कमांड कर रहा है। यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हड़प्पन्स वर लिविंग विदाउट अ रूलर। इट कुड बी वन रूलर, इट कुड बी मल्टी रूलर्स। ठीक है, क्योंकि कई ट्राइब्स में एक रूलर नहीं होता, मल्टीपल रूलर्स होते हैं। जितने भी आपके एल्डर्स होते हैं वो सब मिलकर ट्राइब को रूल करते हैं। ठीक है, कई बार कुछ अमीर लोग आपके सोसाइटी को रन करते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें एक जैसी हैं। दूर दूर के शहरों में भी चीज़ें एक जैसी हैं। कॉम्प्लेक्स येट यूनिफॉर्म, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम कमांडिंग अथॉरिटी जो चाहता था कि पूरे के पूरे हड़प्पा के टाउन्स में, इंडस वैली में चीज़ें एक जैसी रहें। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे क्या होता होगा, कोई ना कोई आपकी अपर कमांड तो होती होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिलता कि इनका कोई रूलर था कि नहीं था। अब जैसे हमें एक मोहनजोदारो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिली है, बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। उस बिल्डिंग को हम पैलेस भी कह देते हैं, लेकिन क्या वो पैलेस था? वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट वाज अ पैलेस और नॉट। वी आर सेइंग कि इट लुक्स लाइक अ पैलेस। हमने उसको नाम ही दे दिया पैलेस। जैसे हमें एक स्विमिंग पूल मिला, हमने उसको नाम दे दिया ग्रेट बॉथ। हो सकता है कुछ और पर्पस के लिए इस्तेमाल होता हो, हमारी एंटिसिपेशन है कि ऐसा कुछ होता होगा। तो हमें एक बिल्डिंग मिली जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पैलेस। और पैलेस में कौन रहता है? रूलर्स रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट बिल्डिंग थी। इतनी सुंदर कोई बिल्डिंग थी नहीं, इतनी प्रीमियम कोई बिल्डिंग नहीं थी, इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं थी। ठीक है, दैट इज वाई वी नेम्ड इट एट पैलेस। और उसी के अलावा हमें एक स्टोन स्टैचू मिला है। ठीक है, जिसको हम आज भी क्या कहते हैं, प्रीस्ट किंग कहते हैं। वो यही आपका स्टोन स्टैचू है। ठीक है, हो सकता है कि ये किसी कॉमन फिगर, ये किसी हड़प्पा के आदमी की अटायर हो, किसी हड़प्पा के आदमी के कपड़े हों। ठीक है, सर पे एक बैंड पहना हुआ है देखो यहाँ पे, तो इस कारण से हमें लग रहा है कि हो सकता है राजा ही हो, ताज तो राजा ही पहनते थे। ठीक है, और एक कॉमन आदमी कहाँ अपनी मूर्ति बनवाता फिरेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा एसोसिएट किया मेसोपोटामिया से, और क्योंकि मेसोपोटामिया में कोई प्रीस्ट किंग हुआ करता था तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, प्रीस्ट किंग। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी ओपिनियंस में बटे हुए हैं, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि कोई रूलर नहीं था। ठीक है, और सबका यहाँ पे बराबर स्टेटस था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। और जहाँ पे एक नहीं बल्कि सेवरल रूलर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओलिगैर्की सिस्टम। तो अगर कहीं एग्जाम्पल में आ गया और आपसे पूछें कि काफ़ी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हड़प्पा में मोनार्की यानी कि राजतंत्र नहीं था बल्कि ओलिगैर्की हुआ करती थी। ठीक है, तो यस, यहाँ पे क्या हुआ करती थी, ओलिगैर्की हुआ करती थी, काफ़ी लोग मानते हैं। ठीक है, और कुछ लोग और हैं जिनकी अपनी ओपिनियन है कि हाँ यार सिंगल रूलर भी हो सकता है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। वी डू नॉट हैव एनी सिंगल आंसर्स टू दैट। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी अबाउट द रूलर्स ऑफ हड़प्पा। वी आर येट इन कंफ्यूजन, बट आपको प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, आपको एक पैलेस मिला है, पैलेस मिला मोहनजोदारो में। प्रीस्ट किंग कहाँ मिला आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है। अब हम आ गए हैं बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों में इस चैप्टर की। तो इस एक्स्ट्रा चीज़ों में हमें बात करनी पड़ेगी कुछ और भी चीज़ों की बात करनी पड़ेगी, जिसमें से एक आपका है मदर गॉडेस का स्टैचू। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये मदर गॉडेस का स्टैचू है आपका। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला है? ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मदर गॉडेस का जो स्टैचू है वो हमें मिला है मोहनजोदारो, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका 2500 BC, ठीक है, 2500 BC के आसपास बनाया गया है। इसकी इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, इतनी इसकी डेप्थ, मतलब समझ जाओ क्या होता है। ठीक है, विड्थ। ठीक है, तो ये जो आपका स्टैचू है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको कहाँ मिला है, और उस समय के ऊपर ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, बस एक नॉर्मल सा फैक्ट है, मदर गॉडेस का स्टैचू मिला कहाँ पे। ठीक है, और याद रखना है कि ये क्या है, एक टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा मतलब क्या है, मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो कई बार पूछते हैं कि मदर गॉडेस की सील कहाँ मिली। ठीक है, कोई सील नहीं है, मदर गॉडेस की क्या है, एक स्कल्पचर है, एक मूर्ति है जो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो की। तो जिस तरह से हमने
प्रोटोशिवा को हमने बनाया, हमने प्रोटोशिवा को क्या बनाया, हमने प्रोटोशिवा को बनाया मेल गॉड। तो और उसी तरीके से हमने मदर गॉडेस को बनाया फीमेल गॉड, क्योंकि हमें और कोई तो कुछ दिखा नहीं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिस तरीके से आपको प्रोटोशिवा की एक सील मिली थी, उसके अलावा हमें एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर सकती है इन लोगों के रिलीजन को समझने के लिए, वो क्या है, वो है आपका एक टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फीमेल। ठीक है, और हमने समझा है कि ये मदर गॉडेस हुआ करते होंगे, एंड इनको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ कि जगह के ऊपर कि शी माइट बी द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, उपज की जो गॉडेस होती है ना, शी माइट बी अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, हमने इनको ऐसा मतलब हमने इनको सिग्निफाई किया है। ठीक है, तो कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। जिस तरीके से आपके जो प्रोटोशिवा है वो आपके मेल गॉड है, उसी तरीके से जो आपकी मदर गॉडेस है, ठीक है, वो आपकी चीफ फीमेल गॉड है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 22 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, अब चलो मैं एक, जिस तरीके से आपको टेराकोटा का फिगर मिला है, उसी तरीके से आपको एक स्कल्पचर और मिला है जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। अब आप मुझे बताओगे, 3 क्वेश्चन दे दिया आपको मैंने कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है वो आपको कहाँ देखने को मिला। मदर गॉडेस कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और प्रीस्ट किंग कहाँ मिला, आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया। प्रोटोशिवा की सील कहाँ मिली, आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का पता लगाओगे और कमेंट्स में आप मेरे को बताओगे। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप देखोगे और आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप इन चीज़ों के नोट्स बनाओगे, जब आप इन चीज़ों के लिए सर्च करोगे, कि पता क्या होता है, हमारी मेमोरी ऐसी होती है कि जब हम किसी चीज़ के लिए एक बार सर्च बटन दबा देते हैं ना, और हमें लगता है कि हमने एफर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे माइंड को बेटर याद रहती है। राइट नाउ द information that you are getting it is actually being served to you, you are not actually earning this। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप भी एफर्ट करोगे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसका आंसर्स आपको ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगे, और उस तरीके से आपको ये बेटर याद रहेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक इन अ पार्टनरशिप, कि मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप भी साथ में करो। और अगर आप कमेंट्स में बताओगे मेरे को, तो डेफिनेटली इट वुड मेक मी हैप्पी कि आप इन चीज़ों को सुन रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, और जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है आपका एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म कैसे हुई। ठीक है, अब हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ही ली थी कि आपका जो मैच्योर हड़प्पा का फेज़ है, मैच्योर हड़प्पा मतलब जहाँ पे हर जगह हड़प्पा हड़प्पा हो रखा था, मतलब जो भी हड़प्पा का कल्चर है वो फॉलो हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो कल्चर आपको ख़त्म होता दिख गया। तो हड़प्पा का जो मैच्योर फेज़ है वो है आपका 2600 से लेकर 1900 BC। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 1800-1900 के आसपास आते आते कहीं ना कहीं हमें कुछ हड़प्पा की साइट्स जो हैं, हमें दिख रहा है कि ये उस समय तक आते तक गायब हो गई होंगी, या लोगों ने उसको अबेंडन कर दिया होगा, या लोग वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले हो गए होंगे। लेकिन हमें एक जगह के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं, उसको जब हम डेट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसकी हम कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें हम किसी चीज़ में रिमेनिंग कार्बन एलिमेंट्स को चेक करते हैं, आइसोटॉप्स को चेक करते हैं, तो उस सिस्टम में जब हमने किसी चीज़ की डेट पता लगाने की कोशिश करी, तो हमें लग रहा है पता है किसी एक जगह के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, वो मिल रही है हमें सिर्फ 1800 BC से पहले की, उसके बाद की नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब है कि पहले लोग रहते होंगे, 1800 BC आते आते वहाँ के लोग उसको अबेंडन करके होंगे, छोड़ गए होंगे। लेकिन कुछ सिटीज़ हैं जो आपके बाद में भी कंटिन्यू रही, और वो कब जाके ख़त्म हुई, वो जाके ख़त्म हुई आपकी 1300 BC तक ख़त्म हुई आके, यानी कि वो लेटर तक कंटिन्यू हुई। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो हड़प्पा की जो सिटीज़ थी, वो उनमें लोग रहे, बहुत लंबे समय तक लोग रहे, लेकिन 1900 के बाद हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो आपको मैं बता रहा हूँ हड़प्पन साइट्स, उन हड़प्पन साइट्स में कुछ साइट्स को लोगों ने अबेंडन करना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं हड़प्पा का डिक्लाइन। तो हड़प्पा का डिक्लाइन जो था, उसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि नेचर ने कुछ कर्म कांड कर दिया होगा, तो कहते हैं कि हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। जैसे हम भी कहते हैं कि अगर हमारी आज की जो सिविलाइजेशन है जो खत्म होगी, वो क्यों खत्म होगी आपकी, दैट विल एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट। अब उड़ीसा के कुछ बीचेस हैं जो डूब चुके हैं, कुछ टेम्पल्स हैं
जो समुद्र के पास हैं वो डूबने की कगार के ऊपर हैं। इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि हम अपनी जो कैपिटल है जकार्ता से चेंज करके नुसांतरा कर देंगे। वाई आर दे डूइंग दिस? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी आपकी डूब सकती हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वेदर वी बिलीव इट और नॉट, दीज आर प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि उस समय के ऊपर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो क्लाइमेट चेंज जैसी, जिसके साथ लोग अडेप्ट ना कर पाए हों, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, पेड़ काट दिए, ठीक है, पेड़ काटने का हीट का ज़रा असर पड़ता है। फ्लड्स, कि नदियों के पास रहा करते थे, फ्लड्स हो सकता है। नदियों ने अपना जो कोर्स है वो बदल लिया, या नदियाँ कुछ समय के लिए सूख गई, ठीक है, या ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब इनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं मैन्योर की या फर्टिलाइजर्स की, हो सकता है कि ज़मीन से कुछ निकल ही ना रहा हो। एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे ना, ये खेती बाड़ी तो करते थे, खाएंगे तो खेती बाड़ी से कुछ ना कुछ। तो हो सकता है कि इनके पास वो टेक्निक्स नहीं थी, इन्होंने यूज़ तो किया लैंड का, लेकिन लैंड को ओवर यूज़ कर दिया, एक समय के ऊपर लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, और जिस कारण से आपका फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया, ग्रेन्स की कमी पड़ गई। तो ये सब फैक्टर्स भी आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके नेचुरल या क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। अब दूसरा है कि हमें लगता है कि कोई घुसपैठ हुई होगी, और उस घुसपैठ में मारकाट हुई होगी, लड़ाई हुई होगी। अब हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर भी करवाऊंगा मंडे को, उस नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आपका आर्यन एज, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं आर्यन एज की, तो काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि जो इस समय के ऊपर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो आर्यंस ही हैं, या जिसको हम कहते हैं आर्यन रेस कहते हैं। तो ये आर्यन नस्ल या जो रेस होती है, ये जब आई तो उस समय के ऊपर किसका डिक्लाइन हुआ? बेसिकली जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ, उस हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद आर्यन इन्वेजन हुई। जो आर्यंस थे वो इंडिया और इंडिया के जो नॉर्थ के एरियाज थे वहाँ से इंडिया की तरफ आ रहे थे, और कहते हैं कि जब वो आर्यंस इंडिया में आए होंगे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया होगा। अब इसके ना हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, थोड़े बहुत एविडेंसेस हैं। अब जो आर्यंस थे, कहते हैं कि आर्यंस बेसिकली हिंदू ही थे, और इंडिया में जो हिंदुज़म जो इंट्रोड्यूस किया वो आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया है, ऐसी थ्योरीज हैं। और वो कैसा हिंदुज़म बना, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रथाएं हुआ करती थी, किन प्रथाओं ने मॉडर्न रूप ले लिया, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन आप अभी तक सिर्फ इतनी बात को समझो कि अगर हड़प्पन्स की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हुई है, तो उसके बाद जो हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं, उसमें हमें ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन्स के बाद कौन आया भारत में? हड़प्पन्स के बाद इंडिया में आते हैं आर्यंस, ठीक है। और जब आर्यंस इंडिया में आते हैं तो वो भारत में आते हैं इन्वेजन यानी कि घुसपैठ करते हैं। अब देखो, जहाँ किसी एक जगह में ऑलरेडी कोई रह रहा है, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसको घुसपैठ ही कहेंगे। तो आर्यंस ने यहाँ पे घुसपैठ करी। अब इसके एविडेंसेस क्या है कि मोहनजोदारो में, आपको देखो मोहनजोदारो जो नाम है ना, इसका इंग्लिश में मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, ठीक है, एक टीला, लाशों का टीला मान लो, एक तरीके से लाशों की पहाड़ी, माउंड ऑफ डेड। तो यहाँ पे आपको 16 स्केलेटन्स मिले हैं लोगों के, ठीक है, 16 स्केलेटन्स मिले लोगों के, जिन्होंने ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं, ठीक है, और कईयों ने आर्मर यानी कि कवच भी पहना हुआ है। तो आप सोचो कि किस आदमी को हम कवच के साथ दफनाते हैं, सोल्जर्स को दफनाते हैं, तो हो सकता है कि उनको वीर गति प्राप्त हुई हो, वॉर लड़ते लड़ते वो खत्म हो गए हो। तो इससे हमें लगता है कि यार कोई ना कोई वॉर तो पक्का हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमें इतनी सारी लाश मिली, इकट्ठे मिली, उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, यानी कि उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उनको भरी जवानी में इनकी डेथ हुई है, और जिस समय के ऊपर इनको दफनाया गया है इन्होंने ऑर्नामेंट्स, हो सकता है पहले कपड़े भी पहने हो। तो जब हमें इनकी लाश मिली तो हमें लगा कि मतलब मास स्केल के ऊपर किलिंग हुई होगी। उस मास स्केल की किलिंग किसने की होगी? आर्यंस ने की होगी, क्योंकि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में कौन आते हैं यहाँ पे रहने के लिए? आर्यंस रहने के लिए आते हैं। तो जो आपको स्केलेटन्स मिले हैं, इट माइट बी द रिजल्ट ऑफ अ वॉर। और इसके अलावा जो ऋग्वेद है, आर्यंस जब भारत में आए तो आर्यंस ने भारत में आके एक किताब लिखी या कंपाइल करी, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आर्यंस के एक भगवान का नाम मेंशन्ड है, जिसको आज तो हम इंद्र कहते हैं, उस समय के ऊपर हम कहते थे पुरंदर। इंद्र का नाम ही ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? पुरंदर। जो हमारे इंद्रदेव है ना, इंद्रदेव को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, यानी कि किले को विध्वंस करने वाला, किले को तोड़ने वाला। तो अब किले किसके तोड़े होंगे इन्होंने? अगर यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और वो किले किसके तोड़े होंगे? पुरंदर ने किसके किले तोड़े होंगे? तो वी एज्यूम कि इन्होंने इन हड़प्पन सिटीज को, जो किले होंगे, जो इनके टाउन्स होंगे, इनके टाउन्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया होगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ हमारे पास एविडेंसेस है कि जो आपकी सिविलाइजेशन है वो कैसे ख़त्म हुई होगी, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता है, हमें सिर्फ हल्के हल्के से एविडेंसेस पता है। एक एविडेंस और है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ। अब जो आर्यंस थे ना, आर्यंस कहते हैं, आर्यंस ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि हम फेयर स्किन्ड पीपल हैं। ठीक है, आर्यंस क्या है, फेयर स्किन्ड पीपल हैं, और मतलब गोरे लोग हैं। और हमने क्या किया था कि यहाँ पे रहने वाले जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, जिनको ये लोग आर्यंस कहते हैं, दास्यूस कहते हैं, कि जब हम यहाँ पे आए या जब हम यहाँ पे बसना शुरू हुए तो उस समय के ऊपर हमारी वॉर्स हुई, और उस वॉर में हमने काफ़ी सारे जिन लोगों को हराया उनको हमने क्या बना लिया, दास्यूस बना लिया या दास बना लिया। तो वो बेसिकली हम यही एज्यूम करते हैं कि जिन लोगों ने दास बनाया होगा वो कहाँ के इनहेबिटेंट्स होंगे, वो आपके मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन सब जगहों के इनहेबिटेंट्स होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ये संकेत देती है कि एक समय के ऊपर अगर आपकी हड़प्पा में डिक्लाइन होना शुरू हो गया है तो हो सकता है कोई नेचर ने किया हो, लेकिन नेचर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट नहीं कर सकता, कुछ तो लोग बच जाएंगे। ठीक है, अब इंसान अपनी जान बचाने के लिए कहाँ तक नहीं जा सकता, पर नहीं गए। ठीक है, तो अकेला नेचर ही इतना जरा मतलब खतरनाक नहीं हो सकता कि एंटायर सिविलाइजेशन और उसके एविडेंसेस एकदम से वाइप आउट हो जाए। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होगी, क्लाइमेट तो चेंज रहता ही है। ठीक है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद एक नई जनरेशन आके यहाँ पे रहना शुरू कर रही है, और ऐसा तो नहीं है कि नई जनरेशन ने आके बड़ा पीसफुली उनको जगह खाली मिल गई होगी, उन्होंने कुछ ना कुछ लड़ाई करी होगी, उन्होंने आके सर्वाइव किया होगा, क्योंकि जिस जगह के ऊपर आपकी हड़प्पा की सिटीज थी उसी जगह का मेंशन आपके आर्यन टेक्स्ट ने कर रखा है कि हम भी यहीं रहते थे, हम इंडस के पास रहते थे। ठीक है, आर्यंस ने भी इन्हीं नदियों का नाम लिया हुआ है। ठीक है, चेनाब, ब्यास, सतलुज, इन सब का नाम लिया हुआ है, और ये सभी तो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो अगर आर्यंस डायरेक्टली, हमें आर्यंस के एविडेंसेस मिल रहे हैं कि डायरेक्टली हड़प्पन्स के बाद आर्यंस आके इस जगह के ऊपर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीसफुली तो ऐसा नहीं हो सकता कि यार हड़प्पा के लोग आओ और रह लो यहाँ पे, ऐसा ऐसा तो नहीं बोला होगा उन्होंने, कोई ना कोई वॉर हुई होगी, और उस वॉर का भी एंड रिजल्ट हो सकता है कि आपकी इनकी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, एक कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट सी बातें रह गई हैं, बाकी तो हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब ना कई बार छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इस एमसीक्यूज में हम ना डिस्कवरी की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी की हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है कि एएसआई क्या होता है। एएसआई होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में जो भी आपकी आर्कियोलॉजी की चीज़ें या जो भी आपकी पुरानी चीज़ें खोजी जाती हैं उसके लिए जो आपकी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल इज एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल था। अंग्रेज़ भारत की हिस्ट्री को जानने में बड़े इंटरेस्टेड थे। ठीक है, वो एक डेवलप्ड सोसाइटी थी, वो अफोर्ड कर सकती थी पास्ट को जानने की लग्जरी को। ठीक है, वो उनका था इंटरेस्ट, यहाँ पे आए हैं, जाने से ही होता क्या था यहाँ पे, क्योंकि कई बार कहता है आप किसी और का पास ढूंढ रहे हो तो आपको अपने पास करने में बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं। अगर ह्यूमन का हम ओरिजिन ढूंढे तो हम यही मानते हैं कि दुनिया के आप किसी भी कोने में रह रहे हो, हमारा ओरिजिन एक ही है। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट था भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, पता नहीं क्या जानने को मिलेगा, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे क्यूरियस से। ठीक है, तो इन्होंने एएसआई बनाया, और अलेक्जेंडर कनिंगम, तो याद रखने की जब आपका एएसआई बना तो एएसआई का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। अब अलेक्जेंडर कनिंगम जो था ये भारत के इतिहास में इंटरेस्टेड तो था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम के समय के ऊपर इसको ना, जो आपको मैंने बताया ना एक यूनिकॉर्न की सील, तो किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सील पकड़ाई, किसकी, रोपड़ की सील पकड़ाई, लेकिन इसने कभी ना देखा नहीं उसको ध्यान से कि मतलब कितने का पुरानी होगी। इसने ड्राइंग भी करी, जो इसकी अपनी किताब है, इसने अपनी किताब में ड्राइंग भी कर रखी है कि मेरे को किसी ने एक सील पकड़ाई, लेकिन उसने कभी भी उस सील की तहत जो होते ना खोज में नहीं गया कि मतलब कितनी पुरानी है, कैसी है। उसको एक सील मिली, उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसने मतलब पता लगा दिया कि मतलब मैंने बना के रख दी यहाँ पे, उसने और आगे बस काम छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ पे आया तो जो भी उसने भारत के लोगों से पूछा कि तुम्हारा इतिहास कितना पुराना है, तुम्हारे इतिहास में कहानियां कहाँ तक जाती हैं, तो उस जब तक आपका अलेक्जेंडर कनिंगम था उस समय तक भारत में लोगों को सिर्फ अशोका तक पता था कि अशोका कौन है। ठीक है, अशोका कहाँ का राजा था, अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया, इतना इन सबको पता था कि अशोका एक राजा था, मगध का राजा था, बड़ा महान राजा था,
अशोका के परिवार में उससे बड़े कौन थे, उसके बाद कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। यानी कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत लेट शुरू हो रहा था एज पर अलेक्जेंडर कनिंगम। तो जब उसको रोपड़ की यूनिकॉर्न सील भी पकड़ाई गई तो उस समय के ऊपर भी उसके मन में यही डाउट था कि ये पक्का उसी समय की होगी। वो कब की होगी, ये 4th सेंचुरी बीसी की होगी। ठीक है, जब अशोका वगैरह यहाँ पे भारत में हुआ करते थे उसको लगा कि ये उस समय की सील होगी, उसने इग्नोर कर दिया इस सील को, उसने इसको देखा ही नहीं। अब जो भी उसकी मतलब वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड तो था लेकिन वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में ही इंटरेस्टेड था। अब एक होता है आपका अर्ली और एक होता है आपका प्री। वो अर्ली में इंटरेस्टेड था, वो जिस समय के ऊपर आपके अशोका वगैरह हुआ करते थे वो उसमें इंटरेस्टेड था, उसके अलावा वो इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, और जो उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो था चाइनीज बुद्धिस्ट। अब जो चाइनीज बुद्धिस्ट थे वो भारत में आया करते, चाइना का मेन धर्म, तो चाइना कहता है कि हम धर्म के बिना रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चाइना में स्टिल क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। चाइना की गवर्नमेंट कहती है कोई रिलीजन नहीं है बट पीपल स्टिल फॉलो द रिलीजन। तो ये जो रिलीजन है आपका चाइना का दैट इज बुद्धिज्म, और उसको हम कहते हैं जैन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म है जिसको हम कहते हैं जैन बुद्धिज्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म, उसको फॉलो करते हैं। तो चाइना तक बुद्धिज्म कैसे पहुंचा, गौतम बुद्ध तो भारत में थे, तो जितने भी आपके चाइना के लोग थे जब उनको गौतम बुद्ध के बारे में लगा पता, अशोका ने बेसिकली वहां तक बुद्धिज्म फैलाने की कोशिश करी। अशोका ने चाइना तक बुद्धिज्म फैलाने की कोशिश करी। बुद्धिज्म जब फैल गया तो काफी लोग इंटरेस्टेड हुए और भारत को विजिट करना शुरू हो गए। ठीक है, कि जाए तो सही, ऐसी कौन सी धरती है जहाँ पे इतना महान संत ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। तो बहुत सारे चाइनीज धीरे धीरे इंडिया को विजिट करते थे, जिसमें से एक आपका फाहिन था, एक आपका जुनजियांग जिसको हम हुएनसेंग भी कहते हैं, ठीक है, एक आपका आइजिंग था। तो बहुत सारे आपके स्कॉलर्स थे चाइना के, बहुत सारे लोग थे जो भारत में बुद्धिज्म को सीखने के लिए आए। और जब वो बुद्धिज्म को सीखने के लिए आए तो उस समय के ऊपर उन्होंने भारत में बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके ऊपर उन्होंने लिखा। जैसे आपके जो फाहिन था, फाहिन जब आया था, ठीक है, उस समय के ऊपर आपके ये मौर्यंस रूल करते थे। फिर आपका हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय के ऊपर आपका हुएनसेंग आया था। तो ये सब जो लोग जब जब आपके आए थे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना के लोगों ने बहुत कुछ हमारे बारे में लिखा हुआ है। और चाइना भाषा भारत की भाषाओं से पढ़ने से आसान है, क्योंकि चाइना की भाषा जो एंशंट थी वही मॉडर्न है, तो उनकी भाषा बदली नहीं है। तो हमने जब चाइना के टेक्स्ट को पढ़ा तो बहुत सारे आपके चाइनीज ट्रैवलर ने भारत के राजाओं के बारे में लिखा हुआ था, भारत के रूलर्स के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि वो भारत में आए थे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम का भी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो यही था कि जो लोग भारत में आए थे, तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे, मैं उनके बारे में जानकारी, उनकी जानकारी के बेसिस के ऊपर उसने हिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, तो अलेक्जेंडर कनिंगम। फिर आपसे स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि वो भारत के पास्ट को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। और ये भी कह सकते हैं कि उसी ने हड़प्पा को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को लाइट में लेके आया। नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को लाइट में वो लेके नहीं आया। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लाइट में लाने वाले के लिए कौन सा आदमी है इंपॉर्टेंट, जॉन मार्शल 1924 में। तो बहुत समय बाद कनिंगम के बाद और भी एएसआई के जनरल वगैरह आए, लेकिन बाद में कौन आता है आपका, बाद में आता है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के समय के ऊपर दो लोग थे जिनका नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक है दयाराम सानी, एक है आपका रकलदास बनर्जी। तो इन दोनों ने क्या क्या खोज दिया, दयाराम सानी ने हड़प्पा खोजा, मोहनजोदारो खोज दिया रकलदास बनर्जी ने, और इन दोनों ने मिलके भारत का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना कर दिया। अदरवाइज हमारा भारत का जो इतिहास है वो कब शुरू हो रहा था, वो शुरू हो रहा था 4th सेंचुरी में। कनिंगम के हिसाब से जो भारत का इतिहास है वो 4th सेंचुरी में शुरू हो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जॉन मार्शल को जो एविडेंसेस दिए दयाराम सानी ने और रकलदास बनर्जी ने, उन्होंने भारत को 3000 साल और पुराना कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने भारत को 3000 साल और पुराना कर दिया। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी दी हुई है, देखो यहाँ पे ना एक व्यक्ति जिनका नाम है एस एन रॉय। तो एस एन रॉय ने कहा था कि जॉन मार्शल को जब भारत दिया था तब भारत 4th सेंचुरी से शुरू होता था, और जब जॉन मार्शल भारत को छोड़ के गया तो भारत कितना पहले शुरू होता था आपका, भारत 3000 साल पहले और शुरू होता था। क्योंकि 3000 साल पहले यानी कि 3300 बीसी, और 3300 बीसी का मतलब क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम देखा जाए कि कौन से डायरेक्टर जनरल के अंडर, कौन से डायरेक्टर जनरल के अंदर आपकी हड़प्पा लाइट में आई थी, तो याद रखना उसका नाम क्या है, जॉन मार्शल।
अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट जरूर था, उसको मौके मिले, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसको एविडेंसेस भी दिए लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था। जॉन मार्शल को जब अच्छे एविडेंसेस दिए दयाराम साहनी ने और रकलदास बनर्जी ने, तो इसने अनाउंसमेंट कर दी कि हमने क्या डिस्कवर कर दिया है, दुनिया की एक नई सिविलाइजेशन। कहाँ पे? इंडस वैली में। ठीक है, और भारत के इतिहास को 3000 साल और पुराना छोड़ के गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि उसने भारत के इतिहास को 3000 साल और पुराना कर दिया था? तो ये बात कही जाती है आपके सर जॉन मार्शल के बारे में, जो कि एएसआई के जनरल थे 1924 में। इसके अलावा एक और आदमी है REM व्हीलर, ये आपके मिलिट्री के जनरल हुआ करते थे। अब इनका भी कंट्रीब्यूशन है, इनका भी एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशन ये है कि जब REM व्हीलर इंडिया में आए तो उस समय के ऊपर ना सिर्फ इतना याद रखो कि जो हम एक्सकेवेशन करते थे, अगर हमें हड़प्पा के बारे में जानना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हड़प्पा जमीन के ऊपर खड़ा टाउन है और हमें बस जाके देखना है। और अगर इतना ही आसान होता है इसके बारे में जानना, ठीक है, तब तो क्या ही बात थी, फिर तो कोई भी खोज देता है इसको। इसका मतलब था कि आपको कोई भी चीज़ जो पुरानी है, ठीक है, वो आपको ज़मीन के नीचे मिलेगी। ठीक है, आप देखो कोई भी आपका प्रेशियस पत्थर है, इसका मतलब वो बहुत पुराना है, और वो पुराना पत्थर कहाँ मिलता है? आपको ज़मीन के बहुत नीचे मिलता है। तो कोई भी पुरानी चीज़ आपको ज़मीन के नीचे मिलेगी, और कोई पुरानी सिविलाइजेशन भी आपको ज़मीन के नीचे ही मिलेगी। ठीक है, तो जो एक्सकेवेशन टेक्निक्स थी, एक्सकेवेशन टेक्निक्स में एक नई टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस करी? REM व्हीलर ने। तो जब REM व्हीलर बना डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944, इसने इंट्रोड्यूस किया, इसने रिकॉग्नाइज किया कि इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट। अब पहले क्या होता था कि सपोज एक तो ना जो आपकी एक्सकेवेशन होती है, याद रखना, एक होती है आपकी एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब जब आप चीज़ों को खोदना शुरू करते हो, जब आप चीज़ों को खोदना शुरू करते हो, जब ज़मीन को खोदना शुरू करते हो, तो एक बार क्या करते हैं, एक होती है आपकी वर्टिकल एक्सकेवेशन। अब जब आप वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हो तो इससे जो चीज़ आपको ऊपर मिली, हो सकता है कि ये 100 साल पुरानी है, जो नीचे मिलेगी वो आपको मिलेगी 200 साल पुरानी, जो इससे नीचे मिलेगी वो आपको मिलेगी 300 साल पुरानी। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें मिलती हैं ओल्ड जनरेशन की। और अगर आप, एक होती है आपकी हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन। अब सपोज करो कि आपने कोई चीज़ खोद दी और आपको लग गया पता कि वो कितने साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। तो इतनी डेप्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप क्या करोगे, आप उसको बोल दोगे कि ये क्या है, 100 साल पुरानी है। तो जब आप वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हो तो उससे आपको लगता है कि चीज़, कि हम इतिहास में और पीछे जा रहे हैं। ऊपर कोई थोड़ी पुरानी चीज़ मिलेगी, नीचे जाओगे और पुरानी चीज़ मिलेगी। और जब आप हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन करते हो, ठीक है, तो उससे आपको मिलती है एक समय की बहुत सारी चीज़ें। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्टिकल एक्सकेवेशन में हमें मिलती हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स की डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, और जब हम करते हैं हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन, जब हम चलते हैं साइड वाइज, तो हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन में मिलती है हमें एक सिमिलर समय की डिफरेंट चीज़ें। तो अगर हमें एक ही समय की चीज़ें ढूंढनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन। हमें क्या करना चाहिए, हॉराइजॉन्टल एक्सकेवेशन। तो इसी ने बोला कि आप क्या करो, अगर आपको हड़प्पा के बारे में अच्छे से कुछ खोजना है तो आप वर्टिकल की तरफ मत जाओ, आप जाओ हॉराइजॉन्टल की तरफ। इससे आपको हड़प्पा के बारे में जानने में या बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसने बोला स्ट्रेटिफिकेशन, इन्होंने बोला कि लेयर बाय लेयर। आप सपोज करो कि अगर आपका ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि सीधा चलते जाओ नीचे जाते जाओ। उन्होंने बोला, ठीक है, कि पहले इतने लेयर की खुदाई करो। ये बन गया आपका एक लेयर है, और एक लेयर मतलब एक स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब लेयर। ठीक है, फिर आप अगले लेयर की खुदाई करो, और जो भी चीज़ें एक लेयर में मिल रही हैं आप उसको एक टाइम पीरियड में डाल लो। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बताई, REM व्हीलर ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में स्ट्रेटिफिकेशन, जिससे हमें हड़प्पा के बारे में जो जानने के लिए और जो भी आपकी एक्सकेवेशन हुई उसमें हमें बेटर चीज़ें जानने को मिली। ठीक है, तो इन तीनों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, आपके NCERT में भी मेंशन था, तो इसलिए आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और अभी कुछ और नॉर्मल से फैक्ट हैं, आई वुड वांट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट से आपको इनके बारे में बताता रहूँगा। तो कालीबंगन जो कि आपकी राजस्थान में है, उसमें हमें क्या क्या डिस्कवरी मिली है, फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर क्या होता है, फायर ऑल्टर होता है आपका हवन का कुंड। ठीक है, पता ना आपको, एक स्क्वायर कलर का एक खड्डा होता है जिसमें हवन जलता है, जिसको हम मंडप कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फायर ऑल्टर। ठीक है, ऊंट की हड्डियां, कैमल बोन्स, वुडन प्लॉ, कहाँ मिला,
कालीबंगन में। लोथल क्या है, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। और लोथल क्या है आपका, लोथल में है आपका डॉकयार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे शिप्स रुकती हैं, ठीक है। अब लोथल था आपका बिल्कुल तट के पास, तो यहाँ पे डॉकयार्ड था, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। मैन मेड पोर्ट था, तट था, तभी तो हम इसको डॉकयार्ड कह सकते हैं। यहाँ पे आपको राइस के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, यहाँ पे भी आपको मंडप यानी कि फायर ऑल्टर देखने को मिले हैं, और यहाँ पे आपको चेस के एविडेंसेस भी मिले हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से फैक्ट हैं आपके लोथल के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। कालीबंगन का नाम कालीबंगन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली थी। राजस्थान में जगह है, मंडप मिला, ऊंट की हड्डियाँ मिली और वुडन प्लॉ मिला। इसके अलावा है आपका सुरकोटड़ा, ये भी है भारत के गुजरात में। सुरकोटड़ा में क्या मिला आपको, ये ओनली जगह है जहां पे हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी हरप्पन सोसाइटी है, इट वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड सोसाइटी। हर तरह के जानवर मिले लेकिन हॉर्सेस नहीं मिले। सिर्फ एक जगह के ऊपर आपको हॉर्सेस के एविडेंसेस मिले हैं, वो क्या है आपके सुरकोटड़ा, जो कि आपकी गुजरात में है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर वर मैनी एनिमल्स विच वर यूज्ड बाय हरप्पन्स। तो कई बार क्वेश्चन भी आ सकते हैं कौन सा जानवर हरप्पा के लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि आपको एक ही जगह पे हॉर्सेस के एविडेंसेस मिले हैं, तो हमेशा उसका आंसर क्या निकल के आता है, हॉर्सेस। दीज पीपल वर नॉट हॉर्स सेंटर्ड। अब जो आर्यंस आएंगे ना, आर्यंस हॉर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, आर्यंस आएंगे अपने रथ चलाएंगे, उनमें घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन लोगों को घोड़ों के बारे में नहीं पता था। और एक अकेली जगह जहां पे आपको हॉर्स रिमेन्स या हॉर्स की बोन्स देखने को मिली है वो है सुरकोटड़ा, ठीक है। फिर बीड्स यानी कि जो माला के मनके होते हैं वो देखने को मिला सुरकोटड़ा में। इसके अलावा ढोलावीरा में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये ओनली साइट है जो कि आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। इट इज द ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे आपका वाटर रिजर्वॉयर यानी कि वाटर की स्टोरेज के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया गया था। फिर है आपका लोथल, ठीक है। लोथल जो है आपका, ये ओनली जगह है आपकी, लोथल हम कर चुके हैं पहले, लोथल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन लोथल के बारे में एक और चीज़ है तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखवा दिया आपको, ठीक है। लोथल के बारे में एक और चीज़ है, तो वो क्या है, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर। अब प्री हरप्पन कब शुरू होता है, प्री हरप्पन शुरू होता है आपका 3300, या जिसको आप कह सकते हो अर्ली हरप्पन। तो अर्ली हरप्पन और प्रॉपर हरप्पन के जो एविडेंसेस है वो कहाँ देखने को मिले हैं आपको, लोथल में देखने को मिला। इट इज दी ओनली साइट जहाँ पे आपको हरप्पा और हरप्पा से पहले के कल्चर के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। मतलब बाकी जगहों पे आपको सिर्फ हरप्पन कल्चर पनपता हुआ दिखाए, सिर्फ हरप्पन कल्चर ग्रो करता हुआ दिखाए। लोथल में ऑलरेडी हम पहले पॉइंट कर चुके हैं ना लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके, राइस हस्क की हमने बात करी थी, इसके अलावा हमने डॉकयार्ड की बात करी थी, एक और पॉइंट था वो मिस हो गया था, तो शायद इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इट इज पीपीटी के दौरान। तो एविडेंसेस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर। मोहनजोदारो जिसका नाम क्या है, लाशों का ढेर, माउंट ऑफ डेड। ग्रेट बात यहाँ पे है, सबसे बड़ी ग्रेनरी यहाँ पे है। देखो आपको आंसर मिल गया ना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी कहाँ मिला आपको, मोहनजोदारो में, ठीक है। सील ऑफ पशुपति, चलो एक और मिल गया आपको आंसर, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, पशुपति की सील भी कहाँ मिली आपको, मोहनजोदारो में, ठीक है। स्टेटाइट ऑफ बेयर्डेड मैन, अब बेयर्डेड मैन कौन है आपका, ठीक है, बेयर्डेड मैन वही आपका प्रीस्ट किंग, तो वो भी कहाँ मिला आपको, मोहनजोदारो में, ठीक है। एंड पीस ऑफ वुवन क्लॉथ, तो ये सब कहाँ मिला आपको, मोहनजोदारो में। तो जितना भी आपको मैंने होमवर्क दिया था, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है, उन सब चीज़ों का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, मोहनजोदारो, ठीक है। तो मोहनजोदारो में आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल था, पशुपति महादेव और बेयर्डेड मैन जो आपका प्रीस्ट किंग जिसको हमने नाम दिया था। और इसके अलावा रंगपुर में आपको क्या देखने को मिला है, राइस के एविडेंसेस। तो सिर्फ गुजरात में, आपको याद होगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ गुजरात में आपको राइस के एविडेंसेस देखने को मिले थे। तो रंगपुर भी हो गया और लोथल भी होगा, दोनों कहाँ पे, दोनों गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइस के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। रोपड़ में आपको एक ऐसी बरियल पिट देखने को मिली है, उस बरियल पिट में आपका देयर वाज अ डॉग बरीड विद ह्यूमंस। तो डॉग हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस, तो हो सकता है कि उस बरियल रिचुअल्स में एक ह्यूमन के साथ साथ एक डॉग को भी बरी किया गया हो आफ्टर डेथ, ठीक है। एक है आपका सुख्ता गेंदौर, तो सुख्ता गेंदौर एक ऐसी जगह है जिसमें आप हरप्पा से बेबीलोन, ठीक है, क्या है बेबीलोन आपका, ईरान। जब आप यहाँ से ईरान जा रहे हो तो उसके बीच में एक जगह आती थी आपकी सुरकोटड़ा, तो सॉरी सुख्ता गेंदौर, तो ये ट्रेडिंग पोस्ट कहते हैं इसको। मतलब अगर आप हरप्पा से बेबीलोन जा रहे हो,
ठीक है। तो बीच में आपका क्या आता है, सुक्ता का इंदौर आता है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। फिर एक है आपका चन्नूदारो। तो चन्नूदारो में आपको फुटप्रिंट्स मिले हैं ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। अभी देखो आपको भी पता है कि कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनती इन चीज़ों की, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो एग्जाम में मेरे को क्वेश्चंस दिखे हैं थोड़े बहुत एसएससी के क्वेश्चंस दिखे हैं, जो थोड़े बहुत मेरे को सीडीएस के या सीएपीएफ के क्वेश्चन दिखे हैं, जो हो सकता है शफल करके किसी और पेपर में आ जाए, या हो सकता है उसी पेपर में आ जाए। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाला हुआ, ठीक है। देखो अब हर कुछ लोग हैं जो आर्कियोलॉजी की फील्ड में ही काम करते हैं, और बहुत लंबे समय तक वो इसी फील्ड में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में भी जो इतनी इन्फॉर्मेशन है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो येस, देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हड़प्पा के बारे में अवेलेबल है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने भी ना बताई हो, बट एज पर माई कन्विक्शन मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो पेपरों में चीज़ें आ रखी हैं या जो आने के चांसेस हैं, और जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ाती है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। क्लास 6 का कंटेंट भी मैंने उठाया, क्लास 12th में आपको ये टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, क्लास 12th का कंटेंट भी मैंने उठाया। तो एज पर माई सेटिस्फेक्शन आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड इनफ ऑफ द थिंग्स, ठीक है। और होपफुली आपको चीज़ें समझ भी आई हों। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो यू नो कि देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू एवर आस्क अ क्वेश्चन देन डेफिनेटली निम्बस डिफेंस अकेडमी की तरफ से आपको रिप्लाई पक्का जाएगा, और आपके डाउट्स और आपके जो क्वेरीज हैं वो भी आप यहाँ पे पक्का सॉल्व होंगी, ठीक है। तो लंबा चैप्टर था, बट लंबा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन मंडे। एंड इससे अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन रहा है हिस्ट्री में, तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस बिलीव्स को बताता है कि मतलब वो कैसे डेवलप होंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो वाई यू बिलीव ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, आप यही चीज़ क्यों मानते हो, इसी जानवर को प्योर मानते हो, बाकी जानवरों को आप अच्छा नहीं मानते हो, तो हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो कैसे डेवलप हुए। बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्यन सोसाइटी। उसी आर्यन सोसाइटी को हम वैदिक सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि उसी समय के ऊपर हमारे वेद लिखे गए थे, और जो भी हमारे आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वेद के ऊपर ही तो बेस्ड है।